हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर हमने काइनेटिक थ्योरी शुरू कर दिया था और लास्ट वीडियो में एकदम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कैसे एक आइडियल गैस प्रेशर एक्सर्ट्स करती है अपने जिस भी कंटेनर में वो रखे रहे। ये काइनेटिक थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने और लुडविग बोल्ट्जमैन ने दी थी। तो उनकी काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे कि क्या है वो आइडियल गैस की। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक गैस किसी कंटेनर में रखी हुई है तो वो वॉल्स में कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसके रिलेटेड में क्या किया हमने, डेरिवेशन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेशर और डेंसिटी का हम रिलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि कैसे हम टेम्परेचर निकालते हैं एज काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में। मतलब जो मॉलिक्यूल्स अंदर में वाइब्रेट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम कैसे टेम्परेचर निकालते हैं, जो किसने दिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मिला है हमें ये डेरिवेशन। तो इस चीज के बारे में हम क्या देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे ज्यादा ये वीडियो किस पे बेस्ड रहेगा? न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि कल वाला वीडियो हमने जो देखा था उसमें क्या था, वो पूरा डेरिवेशन बेस्ड था। अब ये वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो ये कौन सा पार्ट है? हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो यदि आप नहीं देखे तो जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम क्या देखेंगे, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे, कैसे हम एक आइडियल गैस का जो प्रेशर का हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में निकाल चुका है, अब देखेंगे कि उसी एक्सप्रेशन को हम डेंसिटी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस जो हमने डेरिवेशन किया है उसका नीड, उसके एंड एक्सप्रेशन का हमें नीड तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखते हैं आज का रिलेशन बिटवीन प्रेशर exerted by an ideal gas। इसी चीज के बारे में हम देख रहे थे, आइडियल गैस के बारे में ही हम क्या कर रहे थे, अपना पूरा रिलेशन कर देख रहे थे। एंड इट्स डेंसिटी, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसको किसने दिया है? मैक्सवेल ने दिया और लुडविग बोल्ट्जमैन के एक्सपेरिमेंट से क्या मिली है हमें? थ्योरीज मिली है। ठीक है, तो प्रेशर का हम एक्सप्रेशन देखते हैं। कल हमने प्रेशर का कौन सा 2 एक्सप्रेशन डिराइव किया था, दोनों को देखेंगे। फर्स्ट वाला हमने कौन सा डिराइव किया था? P मतलब जो एक आइडियल गैस जिस भी कंटेनर में रखी है उस कंटेनर में जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसका हमने फर्स्ट क्या देखा था? ये सेकेंड लास्ट जो हमने डिराइव किया था, 1/3 N बाई V। यहां पे N क्या होता था? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस गैस के, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है उस गैस में, ये N वो बताता था। ओके, M मास था, एक मॉलिक्यूल का मास था, ये याद रखिएगा। और V बार का स्क्वायर, ये क्या थी? तीनों कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट की क्या है? ये एवरेज वैल्यू है। ओके, तो कल हमने क्या देखा था? एक ये रिलेशन देखा था। इसी के बाद हमने क्या किया, इसी रिलेशन को आगे और प्रूव किया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया और हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या आया? P इज इक्वल टू 1/3 N M V बार का स्क्वायर। ये आया था हमारा रिलेशन सेकंड वाला। फर्स्ट वाला रिलेशन ये वाला, जो सेकंड वाला रिलेशन आया वो कैसे आया? हमने क्या लिया, ये जो N बाई V है इसको हमने क्या ले लिया? नंबर डेंसिटी ले लिया। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम है, वही चीज हो जाएगी। यही चीज हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे यहां पे जो ये N बाई V है, N बाई V क्या था हमारा? स्मॉल n था, जिसको हम क्या बोले थे? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी इसका मतलब क्या था कि पर यूनिट वॉल्यूम में जब वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो जाती है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये चीज हमने क्या करी कल अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या करी? हमने डिराइव करी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन को यूज करेंगे। और कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? सबसे पहले हम ये एन एम का रिलेशन देखते हैं। सिर्फ ये एन एम के ऊपर हम क्या करते हैं? पहले अपना एनालिसिस करते हैं। ओके, ठीक है, तो देखते हैं ये एन और एम को ही ले लेते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू हम चेंज करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं एन इंटू एम। एन क्या था हमारा? जो लास्ट वाला रिलेशन, यही रिलेशन क्या आया था हमारा? लास्ट रिलेशन आया था कल के में। तो एन इंटू एम के बारे में देखें तो एन क्या है? हमारी नंबर डेंसिटी है, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके, तो एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और इंटू m, ये जो m है ये m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्मॉल m यहां पे पूरे गैस का मास नहीं है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का यहां पे मास है। ओके ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये चीज को हम दोनों को लिया, अब हम कुछ चीजें लेट लेते हैं, देखते हैं कुछ चीजें वो करते हैं। तो लेट हम मानते हैं m, एक कैपिटल M से डिनोट करते हैं एक टर्म को, और ये कैपिटल M क्या होगा, यहां पे मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, ये कैपिटल मास क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल्स का मास होगा, कि गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका टोटल मास, उस पूरे गैस का टोटल मास। तो यहां पे M क्या होगा हमारा, मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मतलब टोटल मॉलिक्यूल का मास है, और स्मॉल m क्या बता रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास बता रहा है। ओके, और एक टर्म लेते हैं v क्या हो जाएगी, जो जनरली हम लेते हैं, जो वॉल्यूम होगी कंटेनर की, वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो भी जिस भी कंटेनर में गैस रखी हुई है, वेसल बोले या कंटेनर बोले। और हम अब टर्म लेते हैं रो क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। तो प्रेशर का रिलेशन हमें रो के टर्म में निकालना है। ओके, ये चीज ले ली, तीन चीज हमने टर्म ले ली। अब वापस आते हैं, ये n और m का रिलेशन देखते हैं। तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये n क्या था, हमारी n की वैल्यू क्या थी, n/v थी, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, n/v इंटू m, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमने क्या किया, बस n की वैल्यू पुट करी, जो n/v था वही चीज हमने यहां पे पुट कर दी। ओके, अब ये जो n है, ये n क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और m क्या बता रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये n और m यदि मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा, और कैपिटल M क्या बता रहा है हमें, मास ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी। ठीक है, तो n क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और मास एक मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का मास है वो, तो n m मिल जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, कैपिटल M बन जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, देखते हैं यहां पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, m/v आ जाएगा। ठीक है, कौन सा m/v आ जाएगा, ये n और m मल्टीप्लाई होकर कैपिटल M बना देंगे, और कैपिटल M क्या है, पूरे सारे मॉलिक्यूल का मास है, और डिवाइड बाय v आ जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए यहां पे भी जो हम नंबर डेंसिटी बोलते थे इसको, तो यहां पे क्या बोलते थे, नंबर ऑफ डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम की वैल्यू हम 1 मान लेते थे, तो भी क्या होगा, वही देगा, एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बताएगा। ओके, m/v हो गया। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब जो ये m/v है हमारा, मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा डेंसिटी हो जाएगा। बिल्कुल, देखते हैं, तो यही टर्म क्या हो गई हमारी, डेंसिटी हो गई। बिल्कुल, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो m/v की वैल्यू क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बट ये हम क्या लिखते हैं, जनरल सेंस में लिखते हैं। यहां पे जो स्मॉल m होता है वो क्या रहता है, हम टोटल मास मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, बट हम यहां पे छोटे m को किससे डिनोट कर दिए, एक मॉलिक्यूल के मास से हम छोटे m को डिनोट कर दिए। तो बड़ा m क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल्स का मास डिवाइड बाई v वॉल्यूम, तो वो क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। इसका मतलब इसके पहले क्या टर्म आई है, इसके पहले टर्म आई है n इंटू m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। बिल्कुल, यही चीज आएगी हमारी, मतलब n इंटू m को हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, डेंसिटी हो गया। तो अब प्रेशर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेशर का एक्सप्रेशन, P इज इक्वल टू क्या था, 1/2 था, देखते हैं 1/3 था, 1/3 nmv बार का स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 1/3 सेम वैसी रहेगा, nm क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा, और v बार का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, रिलेशन, किसके बीच में, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में। तो 1/3 रो v बार का स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारा रिलेशन, प्रेशर आइडियल गैस का और उसकी डेंसिटी के बीच का रिलेशन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यदि आपको डेंसिटी के टर्म में दिया तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल। ये किसका है, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से किसी आइडियल गैस का प्रेशर और उसकी डेंसिटी के यदि हमें पता है और हमें प्रेशर निकालना है तो बस एक वैल्यू और क्या पता होनी चाहिए, हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, ये एक डेरिवेशन हो गया। अब क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। जो प्रीवियस हमने जो प्रेशर का डेरिवेशन किया था उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ताकि क्या होगा, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो क्या बोल रहा है, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ ए गैस एट ए प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक कंटेनर है जिसमें गैस है और उसका प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब क्या होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का मतलब क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यदि हम इसमें एक मैनोमीटर लगाएंगे तो वो मैनोमीटर में जो मर्क्यूरी का लेवल है, वो मर्क्यूरी का लेवल कितना चढ़ेगा, 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। तो जितना मर्क्यूरी का लेवल चल रहा है वो क्या बता रहा है, एक प्रकार से प्रेशर रीड कर रहा है। तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्या है, कॉलम है, जितनी वो कॉलम चढ़ेगा। तो ऐसे हम प्रेशर रीड करते हैं, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ऐसी पढ़ी है। ठीक है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, और क्या है, उसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो फिक्स्ड है। मास ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 50% बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर गैस। और जितनी गैस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 50% और गैस डाल दे रहे हैं। जितनी उसमें टोटल गैस है उसी का 50% उसमें और ऐड कर दे रहे हैं उस कंटेनर में। कंटेनर क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, एक कंटेनर में भरी है, अ कंटेनर इस फील्ड में भरी हुई, 50% इंक्रीज कर दे रहे हैं गैस का अमाउंट इन दी कंटेनर एट सेम टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या रखे हुए हैं, कांस्टेंट रखे हुए हैं। कैलकुलेट दी फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये चीज बोल रही है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम क्या लिखते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या हमें गिवन, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर और मास का रिलेशनशिप लेना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगी, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। हमें क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है P1 और वो कितना दिया है, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में दिया है, तो Hg, और कॉलम भी मर्क्यूरी को हम ले लेते हैं Hg। ओके, M1 क्या है, इनिशियल मास है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, 50% बढ़ा दे रहे हैं, 50% उसमें क्या कर दे रहे हैं, हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो ओरिजिनल सेकंड मास क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, मतलब मास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, सेम कंटेनर, सेम कंटेनर का मतलब यह है कि यहां पे वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसी कंटेनर में हम 50% और भर रहे हैं, और एक और चीज बोला है, सेम टेम्परेचर भी बोला है, सेम टेम्परेचर भी बोला है। इसका मतलब टेम्परेचर भी इस प्रोसेस में क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ओके, ये सब चीज हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक है, देखते हैं, तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ACC शॉर्ट फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या मिलता है हमें, प्रेशर का रिलेशन क्या मिलता है, P इज इक्वल टू 1/3, स्मॉल m लिखते हैं, स्मॉल n लिखते हैं, नंबर डेंसिटी, उसके बड़े हम कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल N/V। वो दोनों रिलेशन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, N/V m V बार का स्क्वायर। यही प्रेशर का हमने एक रिलेशन निकाला है, और दूसरे वाले में क्या था, नंबर डेंसिटी ले लिए थे हम, स्मॉल m ले लिए थे। ओके, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और m के बीच में रिलेट करते हैं, ये दोनों वैल्यू को लेते हैं, ये दोनों वैल्यू को हम लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और मास एक मॉलिक्यूल का, स्मॉल m क्या शो करेगा, याद रखना काइनेटिक थ्योरी में एक मॉलिक्यूल का मास शो करता है वो। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने प्रेशर का डेरिवेशन किया है तो वहां पे एक मॉलिक्यूल को लेके हमने एनालिसिस किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि वो वॉल से स्ट्राइक करेगा, ऐसे चेंज होगा, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करी। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। ये n और m मिलके m बन जाएंगे। अभी हमने एक डेंसिटी के डेरिवेशन में देखा, तो ये कैपिटल M हो जाएगा। कैपिटल M का मतलब क्या है, सारे मॉलिक्यूल का मास,
v बार का स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, ये वाला क्या बन जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखते हैं, एस टी क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो सेम रहेगी। एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की क्यों चेंज होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितनी कोई ज्यादा बॉडी गर्म है उसके मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा स्पीड से कंपन करेंगे जितने ज्यादा उसका टेम्परेचर है, और जितना कम टेम्परेचर है उसके मॉलिक्यूल्स एकदम कम कंपन करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो में सारा मोशन रुक जाएगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी बार जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी, या हम इसको और अच्छे से बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, अब क्या है, कंटेनर भी सेम है, सेम कंटेनर भी यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, v भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं CONST। टेम्परेचर कांस्टेंट तो उससे क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गई, ये वाले टर्म, ठीक है। कंटेनर भी सेम है तो v भी कांस्टेंट हो गया, और 1/3 भी क्या है, एक कांस्टेंट ही टर्म है। ओके, और क्या है, यहां पे v है, ठीक है, ये v को हमने यहां पे एक और एक्स्ट्रा लिख लिया है, ये v क्या होगा, यही वाला v यहां पे आएगा, इसको हटा दें तो यही वाले v को हम क्या ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा हमारा रिलेशन, ये v यहां पे आ जाएगा और इस v को हम यहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा, m बचेगा, m v बार का स्क्वायर। यही v को हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कहीं भी रहे वो हट ही जाएगा। तो v को यहां लिखें या हम यहां लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन में v को हम यहां भी ले लेते हैं, इसी में आगे जाके, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं उसको। ओके, तो v को वहीं रहने देते हैं। तो v तो कांस्टेंट हो ही गया, सब कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वेरी क्या कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है और मास वेरी कर रहा है। तो यहां से हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। मास किसका, सारे मॉलिक्यूल का मास, उसके क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बिल्कुल यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब क्या है, मास 50% इंक्रीज हो जा रहा है, तो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है उससे हमारे एक्सप्रेशन में, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो व्हेन गैस मास increases by 50%, then pressure also increases by 50%। ओके, तो जो ओरिजिनल प्रेशर की वैल्यू थी उसी को हम क्या कर सकते हैं, 50% इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ओरिजिनल प्रेशर था तो फाइनल प्रेशर देखते हैं, P2। ओरिजिनल प्रेशर क्या था हमारा, P1 था, P1, और क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू जो फाइनल प्रेशर होगा 50%, वो भी बढ़ जाएगा। तो P1 प्लस 50% ऑफ P1, ऐसे ही निकालेंगे हम। इसको और कैसे कर सकते हैं, P1 प्लस 50% है तो नीचे 100 ले दे, 50/100 P1, यही आएगा बिल्कुल। अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 हमें कितना दिया था, 76 सेंटीमीटर दिया था, तो P2 हमारा कितना आ जाएगा, 76 प्लस 0 0 कैंसल आउट हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो क्या कर सकते हैं हम, 1/2 इंटू 76 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल 76। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो P2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 114 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg कॉलम। मतलब जब 50% उसमें मास और ऐड कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 114 सेंटीमीटर मर्क्यूरी चढ़ने लग जाएगा कॉलम में, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही क्या आ गया हमारा आंसर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहां पे ये देखना है कि जो वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उससे क्या क्या कांस्टेंट हो जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्या बचा, प्रेशर और मास का रिलेशनशिप बचा। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं, अब जब हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो नेक्स्ट हम काइनेटिक थ्योरी का मेन डेरिवेशन देखते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कैसे हम टेम्परेचर रिलेट करते हैं। हमने जब काइनेटिक थ्योरी के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हम उसमें देखे थे कि वो क्या बताती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऊपरी स्तर की प्रॉपर्टी जो हमें दिखती है, मेजर कर सकती है, प्रेशर टेम्परेचर, और उसको किससे रिलेट करेगी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एकदम छोटे लेवल की प्रॉपर्टी, जो क्या, मॉलिक्यूल्स की स्पीड और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो हमने प्रेशर को स्पीड के साथ रिलेट कर दिया प्रेशर वाले डेरिवेशन में। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे, किसकी, आइडियल गैस की। तो ये क्या है हमारा सेकंड मेन बिग डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। तो देखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम टेम्परेचर का, शॉर्ट फॉर्म में लिखें TEMP। ओके, इसके बारे में देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं एवरेज, यदि हम बात करें एवरेज KE, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, किसकी, सारे मॉलिक्यूल्स की, या एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, क्योंकि क्या होगा, एकदम परफेक्टली नहीं निकाल सकते, तो एक मॉलिक्यूल की मतलब देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या करेगी, डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करती है वो, देखते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। किसी भी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस में। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा मोशन करेंगे, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, और हाफ mv² के हिसाब से उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसी चीज को हम बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यही चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखेंगे एक मॉलिक्यूल की, और वो किस पे डिपेंड करेगी, उसको हमने रिलेट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। मतलब हमें डिराइव क्या करना है, हमको डिराइव करना है हाफ mv बार का स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ m। यहां पे भी मास क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, याद रखिएगा, मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर के। ये चीज क्या करनी है, हमें यहां पे प्रूफ करनी है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, एंड रिजल्ट यही होगा। ठीक है, भले यहां पे कांस्टेंट आएगा, हमने प्रोपोर्शनल लिख दिया है, यहां पे कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 KB, बोल्ट्जमैन के टर्म में आएगी। इसके पहले वाला मैक्सवेल, अब यहां पे क्या होगा, बोल्ट्जमैन के टर्म में आएगी। तो यहां पे बीच में कांस्टेंट आएगा जो क्या होगा, 3/2 KB होगा। यही एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिराइव करते हैं इस रिलेशन। तो सबसे पहले हम अपनी टर्म्स मान लेते हैं। तो लेट, क्या क्या चीजें हम मानेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो आइडियल गैस पे ही कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और कोई गैस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आइडियल गैस ही मान रहे हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, एन देखते हैं, एन हमें क्या डिनोट करेंगे, जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में भी डिनोट किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन डिनोट होगा हमारा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस, V शो करेगा हमारी गैस का वॉल्यूम, P क्या शो करेगा हमें, प्रेशर ऑफ गैस, और T क्या शो करेगा हमें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में टेम्परेचर होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ABS TEMP, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में होगा, इसका मतलब यही है, सारा चीजें यहां पे क्या होगी, केल्विन में होगी।
ठीक है, तो ये टर्म्स जो क्या है हम अपना वो लेते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर का हमने रिलेशन क्या निकाला है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ओके, छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला है प्रीवियस में, देखते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 N जो नंबर डेंसिटी था, M मास एक मॉलिक्यूल का, V बार का स्क्वायर। यही हमने डिराइव किया है प्रेशर का एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई V। V मतलब वॉल्यूम से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, देखते हैं अपना। दोनों साइड में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, PV इस तरफ आ गया, और इधर पे क्या आ जाएगा 1/3 NM V बार का स्क्वायर। ये V बार तो क्या है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। तो वॉल्यूम को इस N के साथ रख लेते, 1/3 N, ये वॉल्यूम को इसके साथ ले लेते, NV M V बार का स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ वॉल्यूम से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं, दोनों तरफ 2 से, मतलब इस साइड में 2 से, दोनों तरफ भी बोल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। इस तरफ हमने किया है, इस तरफ भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं, 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा इस तरफ वाला। मगर यहां का जो इस तरफ का 2 है उसको हम अलग अलग ले लेंगे। तो दोनों तरफ हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हम क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। ओके, डिवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे एक्सप्रेशन बनेगा। PV इज इक्वल टू, एक 2 को हम ले लेते हैं 3 के ऊपर, तो 2/3 NV, अभी दोनों साथ में ही है। N क्या है हमारा, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। N क्या बता रहा है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और V क्या बता दे रहा है, हमारा वॉल्यूम बता दे रहा है। तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा बताओ, कैपिटल M बन जाएगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, M V बार का स्क्वायर है ये। M मतलब मॉलिक्यूल, मास एक मॉलिक्यूल का, V बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूरे मॉलिक्यूल्स की। ओके, और हमें क्या लेनी थी, एक 2 तो हमने ले लिया, दूसरे 2 को नहीं लिया। ओके, उसको भी लेते हैं। तो ये टर्म तो ऐसी रहती है, ठीक है। और दूसरी जो हम टर्म ले रहे हैं उसको हम क्या ले लेते हैं, इसको एक 2 हमने इसके ऊपर ले लिया और एक और 2 ले लेते, तो बीच में इंटू 1/2 M V बार का स्क्वायर। एक नीचे वाला 2 हमने क्या ले लिया, M और V के साथ ले लिया, और ऊपर वाला 2/3 NV के साथ ले लिया। ओके, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 1/2 MV स्क्वायर कैसा बनेगा, एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का वो एक्सप्रेशन बनने लग जाएगा। ओके, ये चीज हमने देख ली। अब देखते हैं ये NV के बारे में, अभी तक पूरा दिख रहा है। ओके, अब NV के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा N/V होता है, क्या चीज है हमारा, स्मॉल n क्या होता है हमारा, जो नंबर डेंसिटी था वो क्या होता है, कैपिटल N/V होता है। ओके, इसका मतलब क्या था हमारा, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मतलब क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसको मेंशन भी कर देते ताकि हमेशा याद रहे अच्छे से। क्या बताता है ये, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। मॉलिक्यूल्स इसलिए एस लिख दे रहा हूं, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, यही बताता है। मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी को भी कंफ्यूजन होना चाहिए कि एन क्या बता रहा है, यही बता रहा है, नंबर डेंसिटी। ओके, अब यहां से हमें क्या करना है, कैपिटल एन की यदि हमें वैल्यू निकालनी तो वो क्या हो जाएगा, V इंटू एन हो जाएगा। बिल्कुल, कैपिटल एन की यदि हम वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, N इंटू V। बिल्कुल, तो इसी एन को हम क्या करेंगे, अपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे यहां पे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। तो नया एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, नया एक्सप्रेशन कैपिटल एन के टर्म में आएगा। ओके, नया एक्सप्रेशन देखते हैं, यहां पे क्या था, PV इज इक्वल टू 2/3 N और V क्या हो गया, कैपिटल एन हो गया। देख सकते हैं हम, 2/3 NV क्या हो गया, कैपिटल M डॉट 1/2 M हाफ V स्क्वायर, वो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। 1/2 M V बार का स्क्वायर, M एक मॉलिक्यूल का मास, V बार का स्क्वायर क्या है, हमारी एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या दे देते हैं, अपनी इक्वेशन दे देते, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, क्योंकि इसकी क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। हम वही इक्वेशन देते हैं जहां एकदम सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और बिना इक्वेशन दिए काम होगा ही नहीं, तभी हम वहां पे क्या देते हैं, अपनी इक्वेशन देते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक हमारी इक्वेशन निकल गई, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, अब देखते हैं हियर जो हाफ एम वी बार का स्क्वायर है वो तो दिख ही रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और एवरेज वेलोसिटी इसका मतलब वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और किसकी होगी, किस मॉलिक्यूल की होगी, कितने सारे मॉलिक्यूल्स की होगी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे स्मॉल एम यूज कर रहे हैं, वो मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास वो शो करता है। तो 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर हमें क्या बताएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये चीज बताएगा हमारा हाफ एम वी बार स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि टोटल इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी, क्योंकि वो भी चीज रिलेट होगी। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हुई, टोटल इंटरनल एनर्जी देखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से ही क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। कैसे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दो चीज का सम होती है, दो चीज पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। हमने थर्मोडायनेमिक्स में बारे में अच्छे से देखा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मगर आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या होती है इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अंदर पे मोशन करते हैं। तो वो क्या होता है, जो वो मोशन करते हैं वो तीन प्रकार का करते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन। तो जो वो ऐसे ऐसे कंपन करते हैं वो किसके कारण करते हैं, टेम्परेचर के कारण करते हैं, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ये एक पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी का। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी यही होती है, और रियल गैस की हुई तो वो उस पर वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। तो ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर में आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में एकदम अच्छे से इस बारे में डिस्कशन किया है जब हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हम मान ली एक प्रकार से। तो टोटल इंटरनल एनर्जी गैस की क्या होगी, हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E। हम यहां पे क्या डिनोट कर रहे हैं, ओके, प्रीवियसली हमने इंटरनल एनर्जी को I से डिनोट किया, U से डिनोट किया इंटरनल एनर्जी को, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे E से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल की है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये इतने मॉलिक्यूल्स है, N तो यही डिनोट करता है। देख लेते हैं, हमने सबसे पहले अपना लेट क्या लिया है, देखिए N क्या बता रहा है हमारे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो वो एक की हुई, तो सारे मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, एक तो N इंटू 1/2 M V बार का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो पूरे मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा वो कंपन करते रहेगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा उस गैस के पास इंटरनल एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा उतनी उसके पास इंटरनल एनर्जी है उस गैस के पास। तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए था। नंबर N से मल्टीप्लाई कर देंगे, N शो करता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो हमें पूरी इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, एक गैस की, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम अपनी इक्वेशन दे देते हैं 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। 1 ये था, ये वाला एक्सप्रेशन, और 2 था ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, दो टोक हमने एक्सप्रेशन दे दिया, 1 और 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ये N को भी इसके नीचे ले लेते हैं, E के नीचे N ले लेते, तो वो एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी जैसा बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम ये N को E के नीचे ले लेंगे, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, E बाई N इक्वल टू हाफ M मास एक मॉलिक्यूल का। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ट्रिक होता है, वहां पे आप मास पूरे टोटल गैस का मास ले लिए या मॉलिक्यूलर मास ले लिए तो वो गलत हो सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ओके, अब हम दोनों इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी दोनों इक्वेशन थी हमारी, 1 और 2। 1 और 2 को यूज करेंगे, और हाफ एम वी स्क्वायर का जो हमारे एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, 2/3 NE, तो पूरे के में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को यूज करते हैं तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, देखते हैं। पी वी इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1 एंड 2 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे ये पूरा n सहित वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, पूरा n है, ई एन 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां पे पुट कर देंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पीवी 2/3 ई बस बचेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पीवी 2/3 ई। ये हो गया, एक्सप्रेशन आ गया, मतलब प्रेशर वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया, रुकते हैं, अब इसमें वैल्यू डालेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं हम अगली चीज, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बोलती है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम म्यू नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही बोलती है हमें आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पे क्या होगा, ये आर की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू, आर क्या बताता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियसली सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में। आर क्या बताएगा हमारा, आर को हम लिख सकते हैं के बी एन ए टी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। के बी क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन ए क्या है हमारा, एवोगाड्रो नंबर। आर की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। म्यू के पास एन ए लिखते हैं ताकि उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के साथ एन ए को लिख देते हैं, म्यू एन ए, ठीक है, दोनों को साथ में रख दिए और क्या बचा यहां पे, के बी और टी बचा। ओके, ये आया हमारा एक्सप्रेशन के बी टी, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, म्यू क्या होता है हमारा, म्यू का यदि हम एक्सप्रेशन देखें तो म्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स होगा एन बाई एन ए, यही होगा। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस करी है कि म्यू इज इक्वल टू एन बाई एन ए क्या होता है, ये एन क्या बताएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और एन ए क्या बताता है, एवोगाड्रो नंबर, कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो क्या देता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स देता है। ऑब्वियसली बात है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे हम एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो नंबर ऑफ मोल्स ही तो देगा। इस चीज के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में एकदम अच्छे से वो डिस्कशन किया, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ये म्यू इज इक्वल टू एन बाई एन ए कैसे आता है। ओके, अब इसी डेरिवेशन को देखते हैं हम। यहां से म्यू और एनए की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। म्यू से एनए को इंटू कर देते हैं तो म्यू एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, बिल्कुल। तो जब यहां पे ये जो म्यू एन ए है इसके बदले हम एन पुट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, पी वी इज इक्वल टू म्यू एन ए क्या हो गया, अब एन हो गया, मतलब अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने लग जाएगा। ठीक है, के बी टी, के बी क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी टी। ओके, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे पीवी के बदले हमने देख लिया कि पीवी की वैल्यू क्या होती है, एन के बी टी होती है। तो यहां पे ये पीवी है तो इसमें हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, देखते हैं किस साइड लिखे इसको, इस तरफ लिखते हैं। ये 2/3 को पहले लिख लेते, तो 2/3 ई जो क्या है इंटरनल एनर्जी है पूरे मॉलिक्यूल्स की, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन के बी टी। एन कितने नंबर मॉलिक्यूल्स है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर एब्सोल्यूट, 2/3 एन के बी टी। हो सकता है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो ये E और N को, ये E के नीचे हम N ले लेते हैं और 3/2 को उधर दे देते हैं। तो E के नीचे N आ जाएगा और ये 3/2 उधर जाएगा तो वो क्या, 2/3 उधर जाएगा तो वो 3/2 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा, E बाई N इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा, 3 ऊपर चल देगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2, सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल, 3/2 के बी टी, ये वाला क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, अब
E बाई एन की वैल्यू जो हमने एक चीज ली थी उसको अब हम यहां पे पुट कर देंगे। कहां था वो वाला जो हमने एक्सप्रेशन लिया था, जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, यही वाला। ये देखिए, ये E बाई एन की वैल्यू हमने पुट करी यहां पे, हाफ एम। E बाई एन की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी बार का स्क्वायर है। एम क्या है यहां पे, मास एक मॉलिक्यूल का। तो इसी चीज को अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं E बाई एन की वैल्यू। तो क्या मिलेगा हमें, एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हमें मिल जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको भी आप नोट कर लीजिए। E बाई एन क्या हो जाएगा, 3/2 kBt, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में इसके बारे में भी पूछ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको इसके बारे में पूछेगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। कैसी, E बाई एन की, ये वाली वैल्यू। E बाई एन क्या है, हाफ एम वी बार का स्क्वायर। ओके, तो किस तरफ लिखे अच्छा लगेगा, ठीक है यहीं पे लिख देते हैं। तो 1/2 एम वी बार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 kBt। ये एक एक्सप्रेशन क्या है, ये भी एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक्सप्रेशन भी बताता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की और उसके टेम्परेचर का रिलेशन। m एक मॉलिक्यूल का मास है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो उसका रिलेशन। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। यही चीज क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। देखते हैं, सबसे पहला पेज में हमने क्या देखा था, सबसे फर्स्ट पेज में हमने क्या लिखा था, ये देखिए 1/2 एम वी बार का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, ये चीज हमें प्रूफ करनी। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3/2 kB। तो यही चीज क्या हो गई, हमने प्रूफ कर दी। और यही क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है इसका टेम्परेचर का। तो देखते हैं 3/2 kB क्या है, kB खुद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 एम वी बार का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये क्या मिल गया, हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। तो यही क्या है, हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है टेम्परेचर का। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से क्या है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, उनकी इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो ही जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कंक्लूजन हम। तो ये चीज हमने डिराइव कर ली, यही है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन किसका, टेम्परेचर का। ओके, तो एक बार हम क्या देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट देखते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज क्लियर दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही चीज अभी हमने डिराइव करी, हाफ एम एक मॉलिक्यूल का मास है, वो वी बार का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑफ द गैस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द आइडियल गैस। वो क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस गैस का प्रेशर क्या है, उस गैस का वॉल्यूम क्या है, और उस आइडियल गैस का नेचर कैसा है, किस प्रकार की गैस है। दिस इज ए फंडामेंटल रिजल्ट दैट रिलेट्स टेम्परेचर ऑफ द गैस टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल रिजल्ट है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट करता है। यदि T 0 हो जाए, मान लेते हैं यदि हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया, तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो हाफ 1/2 एम वी बार स्क्वायर के, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू पूरी 0 हो रही है तो एक चीज देखते हैं हम, क्या कभी मास 0 हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास तो 0 नहीं हो सकता। तो मास जब 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब 0 क्या हो रहा होगा इस एक्सप्रेशन में, जब ये पूरा 0 बन जा रहा है, सिर्फ वी बार का स्क्वायर 0 हो जा रहा होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी रुक जा रही है। यदि टेम्परेचर, ये 0 टेम्परेचर का मतलब क्या है, T इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट 0 की बात हो रही है भाई। तो जब एब्सोल्यूट 0 आ जाएगा, 0 केल्विन मतलब आप जानते हैं ना, -273.15 कितना डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस, कितना नीचे। जब इतना नीचे टेम्परेचर चले जाएगा ना, मॉलिक्यूल्स का मोशन ही रुक जाएगा, पूरा स्टॉप हो जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स मूव करना। तो उस समय क्या होगा, मास तो उनका 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 हो गई है। दस एब्सोल्यूट 0 ऑफ द टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर
एट विच द मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाली जो स्पीड है हमारी v बार का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, मीन स्क्वायर स्पीड हम इसको बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके हम नेक्स्ट टॉपिक अभी क्या देखने वाले हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखने वाले हैं। तो ये जो v बार का स्क्वायर है, ये वाली टर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस टू जीरो। कब ऐसा हो जाएगा? जब टेम्परेचर क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि 1/2 mv स्क्वायर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, तो ये चीज हमने देखा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला डेरिवेशन नहीं है, यही थ्योरी दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखते हैं। याद रखिएगा, जो यहां पे वेलोसिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब प्रेशर का हमने डेरिवेशन किया था, तो वहां पे वी बार का जो स्क्वायर है, जो एवरेज स्पीड थी सारे मॉलिक्यूल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके बारे में मैंने वहां पे डिनोट किया था प्रीवियस लेक्चर में कि उसको क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल्स पूछेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो हम v बार स्क्वायर ले रहे हैं वो क्या है? एक प्रकार से मीन स्क्वायर स्पीड है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब नाम से ही समझ में आना चाहिए कि जो v बार का स्क्वायर है उसका हम रूट ले ले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगा। देखते हैं इसका मतलब डेफिनेशन, द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट? मीन स्क्वायर स्पीड का, मीन स्क्वायर स्पीड का, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में पूछेगा। तो याद रखिए क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। किसका स्क्वायर रूट होगा? वो मीन स्क्वायर स्पीड का, मीन स्क्वायर स्पीड का। तो जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे मीन स्क्वायर स्पीड का, तो हमें क्या देगा? वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड दे देगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दे देगा। ओके, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड का तो उसी को दे देगा, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डिराइव करते हैं इसको, क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखते हैं हम, फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब वो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं, टेम्परेचर की इक्वेशन जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव करी उसी के बारे में। फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जो अभी हमने डिराइव करी, तो हमने क्या इक्वेशन डिराइव करी? हाफ एम वी बार का स्क्वायर, ये बी बार क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड, इक्वल टू क्या होता है? 3/2 पूरा लेना है। ठीक है, पूरी टर्म ले लेते हैं, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये चीज क्या करी? अभी हमने डिराइव करी। ठीक है, ये 2 को इधर दे देते, ये 2 को इधर दे देंगे तो ये 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। m को क्या दे देते? इनके नीचे दे देते। तो यहां से सिर्फ हम v बार स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से क्या आएगा देखते हैं, v बार स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखते हैं। ये 2 है, इस तरफ जाएगा तो नीचे वाले 2 से ऑलरेडी कट जाएगा, मतलब सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो बचा 3, के बी उसी के साथ है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी डिवाइड बाय, बस एक क्या है? m नीचे आएगा, तो ये आ गया हमारा m। ये बनी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है? ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर दे देते इल्लो के पास। ठीक है, अभी से दे दें? ओके, नहीं रुक जाते, दोनों को हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड में हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारी मीन स्क्वायर स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि मीन स्क्वायर स्पीड का ही हमें क्या करना है? रूट करना है। तो क्या निकल जाएगा हमारा? वो निकल जाएगा। तो क्या लेते हैं? स्क्वायर नहीं, रूट लेंगे। तो टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि मीन स्क्वायर स्पीड यही है और इसी का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, दोनों साइड में हम क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन? v बार का स्क्वायर है और एक इसके अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? सेम वही, इसका भी उधर दे दे तो भी वही एक्सप्रेशन आता, 3kBt/m, और ये भी किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए हम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये स्क्वायर और इसका रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ v बार बचेगा और इधर ये तो रूट के अंदर रह ही जाएगा। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन? v स्क्वायर से हम उसको हटा देंगे। ठीक है, तो जब हम मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर कर दिए ना, क्योंकि वो खुद स्क्वायर है, मीन स्क्वायर स्पीड का हम रूट कर दिए, क्योंकि वो खुद स्क्वायर है और रूट कर दिए, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ v बार बचेगा। तो इसी को अब हम क्या बोल देंगे? VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, VRMS इसी को हम बोल देंगे और इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3kBt/m। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, ये जो m है वो एक मॉलिक्यूल का मास है, पूरे गैस का मास नहीं है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसी से क्या होगा, आगे जाके आपको क्या होने लग जाएगी? दिक्कत होने लग जाएगी यदि आपने ये चीज नहीं समझी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। लिख लेते हैं यहां पे, वेयर m क्या है हमारा? मास है ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। kb क्या है हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है हमारा? टेम्परेचर, या शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ABS डॉट एब्सोल्यूट TEMP, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं ताकि क्या हो, हमें और अच्छे समझ में। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए बलून हैज 5 मोल ऑफ हीलियम, एक बलून है जिसमें 5 मोल ऑफ क्या है? हीलियम गैस भरी हुई है, एट 7 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस में। कैलकुलेट सबसे पहली चीज वो क्या बोला है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन दी बलून। नंबर ऑफ एटम्स इन दी हीलियम इन दी बलून, इसका मतलब क्या निकालना है? हमें n निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम दोनों को सेम n से ही डिनोट करते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही एटम होंगे, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब n निकालना है पहले वाले में। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब E निकालना है हमें यहां। ठीक है, तो ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी, दो डाटा दिया है हमें। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, गिवन वैल्यूज देखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मतलब म्यू दिया है कितना? 5 मोल, एक प्रकार का क्या है? केमिकल अमाउंट है। ठीक है, टेम्परेचर दिया है कितना? 7 डिग्री सेल्सियस। बात करना है अपने को एब्सोल्यूट में ही, तो 7 + 273, तो कितना हो जाएगा ये? 280 केल्विन, 280 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें हमें किस में डील करनी है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। क्या क्या निकालना है देखते हैं हम। टू फाइंड, क्या क्या चीज निकालनी है हमें? फर्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स हीलियम में, तो NHE, एन वही तो बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या कितने नंबर ऑफ एटम्स, दोनों सेम चीज ही होती है। फर्स्ट लेक्चर से ही हम ये देख रहे हैं। और सेकंड चीज क्या निकालनी है? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब कैपिटल E हमें निकालना है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है? N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीलियम में कितने हैं, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन में बोला है दोनों सेम चीज ही होगी। ठीक है, ओके,
तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, म्यू लेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन बाई एन ए। ये होता है फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा। एन क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम कितने नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर, और म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही निकल जाएगा। तो म्यू इंटू एन ए कर दूंगा तो मैं, म्यू इंटू एन ए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एन हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, म्यू कितना दिया है, 5 मोल। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा। एन कितना आएगा हमारा, देखते हैं सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 30, 6 5 तो 30 कुछ आएगा, इंटू 10 टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे उसमें, एटम्स होंगे या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपल, तो एक आ गया हमारा आंसर। सॉल्व, एक पार्ट सॉल्व क्वेश्चन का। ओके, 30 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उसमें मोल होंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने बोला है। सेकेंड चीज क्या निकालने बोला है, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो वही इंटरनल एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया है। क्या फॉर्मूला डिराइव किया है, E बाई एन इक्वल टू 3/2 kBT। यही चीज निकालनी है। ठीक है, एन वाला भी यूज कर सकते थे, एन को उधर देते, ठीक है, एक स्टेप पहले वाला ले लिया, तो एन इंटू 3/2 kBT, यही वाला भी लिख सकते थे, ऊपर वाला भी लिख सकते थे, कोई टेंशन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं इसमें, या एटम्स बने, 3 इंटू 10 टू द पावर 23 आए। ओके, इंटू 3/2 है। ओके, इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं जो क्या होती है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। ओके, ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट रहती है और जनरली ये दिमाग से निकलती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर 23। फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने एकदम अच्छे से मेंशन कर दिया। और इंटू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, जो कितना है 280। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, E आ जाएगा। इसी को सॉल्व किए तो E कितना आ जाएगा हमारा, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है उसकी, 1.73 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। ये आ जाएगा हमारा आंसर सेकंड वाला, कि उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं। ठीक है, 10 टू द पावर 1.38, 10 टू द पावर -23, सारी वैल्यू सही। ओके, ये क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, इन ए कंटेनर 2 गैसेस, नियॉन और आर्गन। एक कंटेनर है, दोनों गैसेस इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करेंगी, आर फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दोनों की रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो निकालना है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 गैसेस, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया है या मोलार मास दिया है किसका, नियॉन का, MnE 20.2, और मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास बोले आर्गन का दिया है 39.9। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर क्या है सिस्टम का, 30 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डेरिवेशन होगा हल्का सा, मतलब मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। देखते हैं, क्योंकि इसमें एक नया चीज मिलेगा हमें। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन वैल्यूज। बुक में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका मतलब वो तो ऐसे सॉल्व कर देगा कि आपको वो एक्सप्रेशन ही समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे लिया है। अपने पास मस्त वाला तरीका है इसका एक्सप्रेशन निकालने का जो इसमें यूज होगा। तो क्या दिया हुआ है हमें, मोलार मास दिया है या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास दिया है MnE का, कितना दिया है, नियॉन का 20.2 दिया है। ठीक है, सेम यही मॉलिक्यूलर मास किसका भी दिया है, आर्गन का दिया है, MAR आर्गन, वो कितना दिया है 39.9। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है, ग्राम पर मोल।
मतलब ये 1 मोल का वेट है इस गैस का। जब हम 1 मोल लेंगे ना तो उसका वेट है, और 1 मोल में ना एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको अभी तक थोड़ी समझ में आई होगी क्योंकि हमने 1-2 बार इसके बारे में क्वेश्चन किया है। 1 मोल का मास है ये, और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेम्परेचर कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। ओके, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट करेंगे। निकालना क्या है हमें? टू फाइंड, क्या करना है हमें? दोनों की VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का VRMS का रेशियो निकालना है। तो VRMS किसका? नियॉन का डिवाइड बाय VRMS आर्गन का। यही निकालना है, ऊपर नियॉन नीचे आर्गन, बिल्कुल यही चीज हमें निकालनी है यहां पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? VRMS का एक्सप्रेशन देखते हैं कि क्या था एक्सप्रेशन VRMS का। क्या था हमारा एक्सप्रेशन? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T/m। यहां पे अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा वो मास कितना है? 1 मॉलिक्यूल का मास है, मोलार मास नहीं रख सकते यहां पे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस ही है, तो टेम्परेचर क्या है? सेम है यहां पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर की तीनों वैल्यू है, ये ऊपर की तीनों वैल्यू क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? ये चीज दोनों के लिए सेम होगी, दोनों की VRMS वैल्यू में ये चीजें सेम होगी, इसलिए ये क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। तो यहां से हम कैसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, वर्ड्स में भी लिख देते हैं क्योंकि प्रेशर सेम है। तो सिंस प्रेशर सोनी टेम्परेचर, सिंस टेम्परेचर is same for both gas, दोनों गैस के लिए क्या है? टेम्परेचर सेम है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब VRMS क्या होगा? सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके 1 मॉलिक्यूल के मास के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ले लेंगे ना, पूरे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? हम फर्स्ट वाला देखते हैं। सिर्फ V, तो V रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसका? हीलियम का देखें हम, हीलियम सॉरी नियॉन है, नियॉन का देखें तो वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? 1/m। और ये m किसका होगा? नियॉन का। m Ne, ये आएगा एक्सप्रेशन 1 का। याद रखिएगा वो 1 मॉलिक्यूल का मास है m। ओके, और दूसरा चीज क्या आएगा? ये एक आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा? VRMS। दूसरी गैस कौन सी है? आर्गन है, तो उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? उसके 1 मॉलिक्यूल का मास। तो √1 मॉलिक्यूल का मास किसके? आर्गन का। ओके, ये दोनों रिलेशन यूज होंगे। इसका मतलब यदि ये दोनों का रेशियो निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू उल्टी आएगी। Ni के बाजू में आर्गन आ जाएगा और आर्गन के बाजू में नियॉन आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। ओके, तो रखते हैं दोनों को एक साथ क्योंकि इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है हमें, यही तो रेशियो निकालना है हमें क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, दोनों को साथ में रखते हैं, ऊपर नीचे। ऊपर नियॉन को रखना है, तो VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नियॉन की डिवाइड बाय VRMS आर्गन की, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा। दोनों का कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। ऊपर में क्या आएगा? मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर्गन का ऊपर आएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास है ये आर्गन के, और नीचे क्या आ जाएगा? मास नियॉन का, 1 मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, सारे का नहीं है, अभी भी इसको नहीं निकाल सकते हम क्योंकि ये 1 मॉलिक्यूल का मास है और हमें वो मोलार मास दिया है। मतलब 1 मोल का मास हमें क्वेश्चन में दिया और ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। निकाल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर की मदद से यूज करके। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज हमें क्या दिया है? MNE दिया है, मतलब हमें मोलार मास दिया है नियॉन का, और वो कितना दिया है हमें? 20.2 दिया है। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? AMU होती है। ठीक है, या AMU का ही मतलब क्या होता है? ग्राम पर मोल भी होता है। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है हमें? ये जो टर्म दी हुई है इसका मतलब क्या है? ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ नियॉन। ठीक है, याद रखिएगा ये मास दिया है 1 मोल का।
अब एक मोल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब एक मोल के बारे में बात करें तो एक मोल में which contains Na। Na क्या है, मतलब एवोगाड्रो नंबर। क्या होती है इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ विच कंटेन्स Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N0 शॉर्ट में ऑफ, इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमें क्या करना है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास पता है और हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, ठीक है। तो यहां से यदि हम निकालना चाहें MNE निकालना चाहें, मतलब मास निकालना चाहें नियॉन का, इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन, तो वो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का यदि मास जानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, मोलार मास से जितना नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिवाइड कर दें, आ जाएगा बिल्कुल। तो मोलार मास किसका, नियॉन का, डिवाइड बाय Na से डिवाइड कर दें, कितने नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, मतलब ये टर्म आ जाएगी हमारी, बिल्कुल ओके। अब यही चीज क्या होगी, यही चीज सेम आर्गन के लिए भी लागू होगी, सेम फॉर आर्गन, सेम यही चीज आर्गन के लिए भी लागू होगी। मगर कोई टेंशन नहीं लेना है, लोग यहां पे सीधा मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू रख देंगे, मगर आपको कांसेप्ट नहीं बताएंगे। बट जरूरी ये चीज जानना, ऐसा क्यों है कि जब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे तो एवोगाड्रो नंबर दोनों का कट जाएगा, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास के रेशियो में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंसल आउट हो जा रहा है, इसीलिए यहां पे सीधा मॉलिक्यूलर मास आप रख सकते हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज आर्गन के लिए भी लागू होगी, आर्गन का भी एक, मतलब यदि हमें मास निकालना है एक मॉलिक्यूल के आर्गन का, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, आर्गन का मोलार मास जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, तब आर्गन के एक मॉलिक्यूल का मास आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू कहां रखेंगे, Na कट जाएगा, रखते हैं हम VRMS, ठीक है। अभी भी एक चीज हमें निकालनी पड़ेगी, एक चीज सॉल्व हो गई, अब एक और चीज हमें निकालनी पड़ेगी। तो VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नियॉन की डिवाइड बाय VRMS किसकी निकालनी है, हमें आर्गन की निकालनी है। बुक में आपको सीधा मॉलिक्यूलर मास रख के दे देगा, आपको रीजन नहीं बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब रखते हैं यहां पे वैल्यू, तो क्या है हमारा मोलार मास आ जाएगा अब तो, क्योंकि हमने उसमें टर्म में लिख दिया, तो पूरी चीज हम आपको लिख के दिखाते हैं। मोलार मास नियॉन का डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये पूरा डिवाइड होगा किससे, मोलार मास आर्गन का और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और ये पूरा किस में रहेगा, पूरा रूट में रहेगा। तो अब यहां से क्या होगा, अब यहां से दोनों का Na कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा जाके, ये ऊपर में आ जाएगा। तो अब ये टर्म आ गई किसके टर्म में, मोलार मास के टर्म में आ गई, मतलब अंडर रूट, ऊपर में क्या आएगा, ओके। एक चीज हमने उल्टी कर दी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे आर्गन नीचे तो आर्गन ऊपर, तो यहां पे क्या आएगा, आर्गन ऊपर में आएगा और नियॉन नीचे में आएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक कर लेते हैं। ये चीज आप देखिए गलती नहीं करिएगा, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आर्गन आएगा और नीचे में क्या आएगा, नियॉन आएगा, क्योंकि क्या है, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देखिए आर्गन ऊपर आ रहा है, नीचे नियॉन आ रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा, आर्गन ऊपर और नियॉन नीचे। तो अब क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर मास आर्गन का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास नियॉन का। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले में एक और चीज करनी है, तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास आर्गन का दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था, 39.9 और 20.2, सीधा पुट करें। अब आपको समझ में आ गया तो अब आप डायरेक्ट रख सकते हैं, बट ये चीज पहले जानना जरूरी है। तो 39.9 डिवाइड बाय 20.2, इसको सॉल्व करेंगे तो VRMS का रेशियो कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 1.405, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन बनाए तो आपको ऐसा स्टेप शो करेंगे, तो आपको क्या होगा, ज्यादा अच्छे से मतलब लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हम सीधा मॉलिक्यूलर मास का रेशियो रख दे रहे हैं VRMS के साथ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि रेशियो में इसलिए एवोगाड्रो नंबर कट जा रहा है यहां पे, इसलिए ऐसा हो रहा है, ओके। अब हम जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ लिए तो एक नोट देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये चीज आपको पूछ सकता है। देखते हैं क्या,
फर्स्ट चीज, कभी कभी आपको पूछ सकता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालो। ये चीज आपको कभी कभी पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालो। तो ये क्या होगी? स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? V मोस्ट प्रोबेबल का क्या होगा? हमने क्या है अभी रिलेशन देखा है, 3 kb T by m देखा था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यदि हमें निकालना रहा तो 2 kb T by m हो जाएगा, वो याद रखिएगा। ये एक चीज। एक और चीज पूछता है मीन और एवरेज स्पीड निकालो। मीन और एवरेज स्पीड, तो ये क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ, मतलब एक प्रकार से मीन निकाल रहे हैं ऑफ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, एक टेम्परेचर फिक्स होना ही चाहिए। तो ये कैसा होगा? यदि एवरेज स्पीड आपको निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 8 kb T by pi m हो जाएगा, याद रखना यार। ठीक है, तो ये दो चीज कभी कभी आपको निकालने बोल सकता है। तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये दोनों फॉर्मुलेज याद रखने पड़ते हैं। बाकी सारी चीजें ऐसा तो हमने एक डिराइव किया ही है रूट मीन स्क्वायर स्पीड से, तो ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The molecules of a given mass of a gas have root mean square of speed 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या दिया है हमें? एक गैस के मॉलिक्यूल मतलब मास से दिया, एक पर्टिकुलर मास है उस गैस का, और उसकी हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी है 100 मीटर पर सेकेंड। किसमें है वो? जब 27 डिग्री सेल्सियस में, और 1 एटीएम का प्रेशर है उसमें। 1 एटीएम का प्रेशर मतलब जितना हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेयर की एयर उतना प्रेशर है उसमें। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं। व्हाट विल बी दी root square speed of the molecules of the gas at 127 डिग्री सेल्सियस and 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस में रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया है, एक पर्टिकुलर मास उसका फिक्स्ड है। अब जब उसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और प्रेशर दुगना कर देते हैं, हम 2 एटीएम का कर देते हैं, तब उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, ये चीज पूछा है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। क्या क्या गिवन है हमें देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया है VRMS, और फर्स्ट केस के लिए दिया है तो 1 लिख देते, फर्स्ट केस की स्पीड। ठीक है, कितनी दी है? 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया है T1, मतलब जब इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम तो काम करेंगे केल्विन में, तो 27 प्लस 273 ऐड कर देंगे केल्विन बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री 300 केल्विन। केल्विन में कभी डिग्री नहीं बोलते क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्केल है। ओके, प्रेशर दिया है फर्स्ट इनिशियल स्टेट का कितना? 1 एटीएम, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे शायद रेशियो में आ जाए, तो देखेंगे। निकालना क्या है हमें? टू फाइंड, निकालना है हमें VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। सेकेंड केस में यही गैस उतना ही मास, जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जब उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा कितना? 127 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब केल्विन में करेंगे तो 127 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। तो हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखनी, जब उसका टेम्परेचर 400 केल्विन हो जाएगा और प्रेशर कितना हो जाएगा? दुगना कर दे रहे, 0.2 या 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इसमें हमें क्या निकालना है? VRMS निकालना है। ओके, ये दो चीज हमें क्या करनी? निकालनी है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन क्या होगा? VRMS इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T बाई M, यही होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या है, हमें प्रेशर और टेम्परेचर के यहां पे टर्म में काम करना है, तो इसको हल्का कैसे क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रूट को हम क्या करते हैं? इधर दे देते। ठीक है, रूट को इधर दे देते, तो क्या हो जाएगा? ये VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये टर्म क्या हो जाएगी? 3 KB T बाई
m। ओके, थोड़ा सा इस रिलेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने इक्वेशन में, हम वैल्यू पुट कर सके प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि हम ऐसी इसलिए तभी पुट कर पाएंगे, तभी हम देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये मास क्या है, यहां पे एक मॉलिक्यूल का मास है, ये m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है यहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कुछ अपना मॉडिफिकेशन। सबसे पहले m यदि हम देखें, एक मॉलिक्यूल का यदि हमें मास निकालना है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम करते आए हैं, मोलार मास यदि हमें पता हो और उसको हम यदि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें मोलार मास को या मॉलिक्यूलर मास को, तो हमें मिल जाएगा क्या, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, क्या होता है मोलार मास, ग्राम पर मोल होता है, मतलब वो एक मोल का मास होता है। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं तो उतना डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास हमें मिल जाएगा, स्मॉल m, वही हमें यहां पे बताता है। ओके, अब एक और रिलेशन क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, n बाई Na होता है, ये भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, एवोगाड्रो नंबर मतलब एक मॉलिक्यूल्स में इतने एटम्स होते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये दो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। ठीक है, अब यदि हम यहां से Na की वैल्यू देखें, यहां से यदि हम Na की वैल्यू निकालें तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चले जाएगा, n बाई नीचे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हुई। ओके, आगे देखते हैं, ये एक चीज हो गई। अब एक और मॉडिफिकेशन, ठीक है, इतना हुआ। अब फिर से देखते हैं, ये सारी टर्म क्या होगी, हमारे लिए यूजफुल होगी। तो अब क्या करते हैं हम यहां से, ये जो Na की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, ये Na की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते, क्योंकि ये मास हमें हटाना पड़ेगा यहां से, तभी हमारा हो पाएगा। ठीक है, तो ये Na की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा रिलेशन, मास का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर मॉलिक्यूलर मास तो है ही, ये कैपिटल M टोटल सारे मॉलिक्यूल का मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास है। Na की वैल्यू पुट कर दिए तो नीचे आ जाएगा n और ऊपर क्या चले जाएगा, म्यू चले जाएगा। ओके, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा m का, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास हम ऐसे निकाल सकते हैं, अभी हमने हल्का सा उसको वो कर दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं, इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, यहां पे इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा हमारा, वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3kBT, तो है ही, डिवाइड में नीचे में क्या आ जाएगा, m है, तो ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी, मतलब नीचे मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और ये n ऊपर चले जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ओके, अब फिर देखते हैं, एक हमारी ये इक्वेशन बन गई और हमें इसको वो करना है कि ठीक है, अब देखते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, जो क्या होती है, PV इज इक्वल टू म्यू ले या m ले, कुछ भी ले सकते हैं, म्यू आई ले लेते हैं, म्यू आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब यहां से फिर PV ले, म्यू और R की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, R की वैल्यू हम kBNA लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर दोनों लिख सकते हैं, R की वैल्यू बिल्कुल लिख सकते हैं, R की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से यदि हम और देखें, म्यू Na को हम क्या लेते हैं, साथ में ले लेते हैं, PV इज इक्वल टू म्यू और Na को हम एक साथ ले लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, KB और T रहेगा। ठीक है, अब म्यू Na मिलके क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, ये चीज हमने प्रीवियसली ऑलरेडी देखी है, म्यू Na हमारा n बन जाएगा, सेम हमने प्रीवियस रिलेशन में ही अभी देखा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, PV इज इक्वल टू म्यू Na मिलके बन जाएगा n, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है n बाई Na होता है। अब यहां से म्यू Na देखे तो वो तो n ही बन जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू Na n बन जाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस गैस, n kBT। अब ये जो n kBT आया ना हमारा, n kBT, ये वैल्यू यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, PV पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में ही निकालना है यहां पे, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो नई इक्वेशन PV मतलब n kBT के बदले क्या आ जाएगा, PV आ जाएगा, और नीचे mu है, कोई टेंशन नहीं, वो कांस्टेंट में अपना ऑलरेडी हट जाएगा, क्योंकि एक ही गैस है, उसी का चेंज कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, तो ये PV की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, नई इक्वेशन बन जाएगी हमारी VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, और 3 kBT के बदले क्या आ जाएगा, PV आ जाएगा, 3 PV बाई 3 kBT के बदले PV आ गई, ये वाली वैल्यू, और नीचे क्या है, m और म्यू, मॉलिक्यूलर मास है,
और नंबर ऑफ मोल्स, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू तो ऑलरेडी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू तो ऑलरेडी m बाई एम होता है। तो यहां पे सीधा, यहां पे तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, m बन जाएगा ऑलरेडी। बट एक चीज याद रखिएगा, ये मास पूरे गैस का मास होता है। यहां पे हम एक मॉलिक्यूल के बारे में, एक मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को भी ये चीज का डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बन गई, हमारी रिलेशन बन गया, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें तो क्या है, सारी चीजें कांस्टेंट है। ये 3 भी कांस्टेंट है, एक ही गैस है, उसी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उसका मोलार मास भी कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी उसके कांस्टेंट होंगे। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो Vrms होगा, Vrms का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पीवी के, प्रेशर और वॉल्यूम के, क्योंकि तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, एक ही गैस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं, सेकंड वाला जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है वो चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है हमें क्या करना है, दूसरी Vrms स्पीड निकालनी, तो उसी का हमें क्या चाहिए, रेशियो में करना पड़ेगा। सेकंड वाली निकालनी है हमें, तो Vrms का ओके स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम स्क्वायर में चल रहे हैं, और सेकंड वाला यही हमें निकालना है, और Vrms रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, और फर्स्ट वाले की हमें पता है, सेकंड वाला ही हमें निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब साथ में ही है तो दोनों का सेम क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ऊपर में सेकंड है तो ऊपर में क्या आ जाएगा, P2 V2, और नीचे क्या आ जाएगा, P1 V1। अब बुक में देखेंगे तो वो सीधा एक नया वाला एक्सप्रेशन यूज करेगा और आपको सॉल्व करके दिखा देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे वो आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा उसको डिराइव कर रहे हैं। ओके, ये दोनों वैल्यू हो गई। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो जो हमें पता है। बस हमें V1 बाई V2 का रेशियो निकालना पड़ेगा, वो हम कंबाइंड गैस लॉ से आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, Vrms2 फाइंड आउट करना है। तो Vrms सेकेंड कंडीशन का निकालना है, और उसका भी अभी क्या है, वो स्क्वायर में रखा हुआ है, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vrms 1 का स्क्वायर, ये जो 1 वाली टर्म है इधर चली जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा, P2 बाई P1 है और V2 बाई V1 है, तो इंटू क्या हो जाएगा, P2 बाई P1 और इंटू V2 बाई V1, ठीक है। सबकी वैल्यू पता है हमें, बस V2 बाई V1 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, ये P2 बाई V1 दोनों प्रेशर दिया है, वॉल्यूम बस नहीं पता है हमें, तो वॉल्यूम के बारे में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड गैस लॉ यूज कर सकते हैं। देखते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर पता है, कंबाइंड गैस लॉ को यूज करते हैं। कुछ नहीं होती, नॉर्मल सी इक्वेशन होती है पीवी वाली, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, P1 V1 बाई T1, जो क्या हो जाता है, एक प्रकार का कांस्टेंट हो जाता है, म्यू और आर ही बचता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 बाई T2 के, आसानी से निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, हमें V2 बाई V1 निकालना है, V2 बाई V1। तो V2 यही रहने देते, V1 इसके नीचे ले जाते, तो P1 के पास T2 आ जाएगा, P1 के पास T2 आ गया, नीचे क्या है, T1 है, और ये जो P2 है ये नीचे आ जाएगा और नीचे T1 रहेगा, P2 T1। टेम्परेचर हमें पता है 27 और 127 डिग्री, तो यही वैल्यू क्या आएगी, यहां पे पुट हो जाएगी। प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं, ये जो पूरी वैल्यू है इसका P1 प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, Vrms 2 का स्क्वायर अभी निकालना है, ठीक है। स्क्वायर के टर्म में आंसर आएगा। Vrms 1 की वैल्यू देखते हैं, हमें दिया है 100 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड उसकी। ओके, प्रेशर देखते हैं, सेकंड प्रेशर क्या था, 2 था, 2 atm का, और फर्स्ट प्रेशर क्या था, 1 था, 1 atm का। ओके, V2 बाई V1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 T2। P1 कितना है, प्रेशर है 1, T2 टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन है, सेकंड टेम्परेचर उसका 127 डिग्री हो जा रहा है, P2 प्रेशर कितना है 2, और T1 टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको सॉल्व करके तो क्या आ जाएगा, Vrms हमारा 2 आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर है, अभी उसको हमें रूट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका 2 तरीके से लोग आंसर निकाल सकते हैं, देखते हैं। Vrms सेकेंड वाला केस के लिए निकालना है, उसका स्क्वायर, और कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 133, कितने बार 3 है, 1 2 3 4 बार, 0.33 आएगा। कोई अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, तो उसका रूट में आएगा। अब इसको रूट में कर देंगे तो Vrms, सिर्फ Vrms, अभी तो ये स्क्वायर में था, सिर्फ Vrms की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 115.47
मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, कुछ लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, रूट में ही रखे रहेंगे कुछ चीजों को, तो उनका आंसर आएगा 200/√3। दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं, आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों आंसर सही होगा। कोई पूरा पॉइंट में सॉल्व नहीं कर पाया तो उसका 200/√3 आएगा। दोनों चीज सही है, तो ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड वाली हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी थी, तो किसी का 200/√3 आया तो भी कोई टेंशन नहीं, वही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस मेजर टॉपिक का। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट शुरू होगा इस चैप्टर का, काइनेटिक थ्योरी का। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स ऑफ मासेस 235 एंड 238 यूनिट्स। यूरेनियम क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज होता है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन सन में होता है। तो न्यूक्लियर फिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोटोप यूज करते हैं यूरेनियम। और यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो 235 होता है। और यूरेनियम नेचुरली 238 के फॉर्म में मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 238 यूरेनियम मिलता है नेचुरली, उसको हमें 235 बनाना पड़ता है, क्योंकि यही फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। इसमें एक न्यूट्रॉन डालते हैं तो ये बेरियम थ्योरियम में बढ़ता है और 3 और न्यूट्रॉन देता है। ऐसे में क्या होने लग जाता है, और बहुत सारी एनर्जी देता है। तो ऐसे में ही चेन रिएक्शन होने लग जाता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एट लास्ट हम भाप बनाएंगे, टरबाइन चलाएंगे, अपने घर में बिजली आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरेनियम 235 की जरूरत रहती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जितने भी पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर रिएक्टर है, सब में U-235 लगता है। और भी कुछ अलग अलग रिएक्टर्स यूज करते हैं, और नेचुरली 238 मिलता है यूरेनियम, तो उसको हमें 235 बनाना पड़ता है। तो यहां पे हमें वही चीज दिखेगी कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। 238 नेचुरली मिला यूरेनियम, तो उसको 235 कैसे बना सकते हैं, यही चीज हम देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, यूरेनियम के 2 आइसोटोप है जिसके मासेस क्या है, 235 और 238। इफ बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस, एक गैस होगी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में, ये दोनों चीज प्रेजेंट होगी, विच वुड हैव दी लार्जर एवरेज स्पीड। पहला क्वेश्चन पूछा है ये कि किसकी लार्जर एवरेज स्पीड होगी, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड एक गैस है यूरेनियम, उसमें दोनों ये होंगे उसके आइसोटोप्स। तो इस गैस से हमें क्या करना है, U-235 निकालना है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है वो, किसकी ज्यादा एवरेज स्पीड होगी, लार्जर एवरेज स्पीड होगी। फिर नेक्स्ट आगे के देखते हैं, इफ एटॉमिक मास ऑफ द फ्लोरीन इज 19 यूनिट्स, सिर्फ फ्लोरीन का मास दिया है, हेक्सा के लिए 6 उसको करना पड़ेगा। सिर्फ फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या दिया है, 19 यूनिट्स दिया है। एस्टिमेट द परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड एट एनी टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा कि परसेंटेज चेंज निकालो स्पीड कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, दोनों का टेम्परेचर जब सेम रहे। तो 2 क्वेश्चन यहां पे पूछा, हाउ इज द अबव कंसेप्ट डिफरेंस इन स्पीड यूटिलाइज इन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर फिजन। कैसे जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, हमें इससे पता चलेगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है, U-235 की स्पीड ज्यादा है कि U-238 की स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा होने से क्या फायदा मिलेगा, इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। और कैसे हम क्या करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे। एनरिचमेंट मतलब 238 से 235 बनाएंगे, वही चीज वो पूछ रहा है जो न्यूक्लियर फिजन में काम आएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, तो ये क्वेश्चन था, 2 चीज हमें निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम, जब फिक्स टेम्परेचर में हम बात करेंगे, दोनों एक ही टेम्परेचर में रहेंगे, तो एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर जब फिक्स टेम्परेचर में हम बात करेंगे तो द एवरेज जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, एवरेज एनर्जी जो होगी, सॉरी एवरेज एनर्जी जो होगी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एवरेज एनर्जी इज कांस्टेंट। एवरेज एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओके, ऑब्वियस ही बात है, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों की एवरेज एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो कांस्टेंट होगी। और क्या होती है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, ये एक नया वाला यूज होगा, हाफ एम VRMS होती है। यहां पे अभी तक हमने यहां पे क्या देख रहे थे, मीन स्क्वायर स्पीड देख रहे थे। तो यहां पे क्या है, अभी ये VRMS स्पीड हम लेंगे और इसका क्या होगा, स्क्वायर भी होगा। इसके पहले तक हम इसके रिलेशन में यहां पे RMS स्पीड मतलब मीन स्क्वायर स्पीड देखे थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, रियल कंडीशन के लिए हो रहा है इसलिए हल्का सा चेंज होगा, वो तो हम आइडियल गैस के लिए कर रहे थे। और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये रियल कंडीशन के लिए इसलिए हल्का सा चेंज हो रहा है, ब्रैकेट में इज कांस्टेंट।
मतलब सेम टेम्परेचर में दोनों की एवरेज एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल ज्यादा छोटा होगा देखते हैं। So smaller the molecule, जो मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा, और स्मॉलर द मॉलिक्यूल मतलब क्या, मॉलिक्यूल का मास, स्मॉलर द मास ऑफ मॉलिक्यूल, जितना उसका मास छोटा होगा, फास्टर विल बी इट्स स्पीड, विल बी इट्स स्पीड। मतलब जिसका मास छोटा हुआ उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की एवरेज एनर्जी तो कांस्टेंट है। जिसका साइज कम हुआ उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, हाफ एमवी स्क्वायर एक प्रकार से देख लें यहां पे ही। जिसका मास कम हुआ ये तो कांस्टेंट होगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एवरेज एनर्जी इसकी पूरी वैल्यू। तो जिसका मास कम हुआ उसकी क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। अब किन दो चीजों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, 235 यूरेनियम और 238 आइसोटोप्स के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से कैसा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जो स्पीड होगी मॉलिक्यूल की, भले एवरेज बोल दें, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, 1 बाई, और स्क्वायर रूट में क्यों होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है यहां, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, कैसे, इसी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, एम नीचे चले जाएगा। ठीक है, इधर आ गया, बाकी सब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, ये वी का उधर स्क्वायर दे देंगे तो वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका स्पीड, मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा तो उसका क्या हो जाएगा, मास कम, मास ज्यादा तो स्पीड कम। ओके, ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है एकदम। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम निकाल लेते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, मोलार मास, तो उससे समझ में आ जाएगा कौन तेज है और कौन धीरे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम U235 का देखते हैं। U235, यूरेनियम 235 हेक्साफ्लोराइड, सिर्फ U235 होता है तो वही उसका मॉलिक्यूलर मास है, मगर वो हेक्साफ्लोराइड है। फ्लोराइड का मास दिया है 19, हेक्सा मतलब 6, तो ये कैसा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, U235 है तो 235 हो गया, प्लस, ठीक है, हेक्सा है तो 6 फ्लोराइड, और फ्लोराइड का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 19 हमें गिवन है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 349 आ जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं, दूसरे का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, ये कलर विजिबल है। ओके, दूसरे का देखते हैं, U238 का देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ U238 का देखते हैं, U238 हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो 238 तो उसका दिया ही हुआ है, प्लस 6 क्योंकि हेक्सा है, और इंटू 19 फ्लोराइड है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 352 आ जाएगा। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, पहला आंसर हमें ऐसे ही मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास किसका कम है, 349 352, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो U235 क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि एवरेज एनर्जी क्या है, दोनों की कांस्टेंट है। ऐसा स्पीड वाला स्कीम क्यों आ रहा है, हम इन लोग दोनों को एक कंटेनर में डालेंगे और दीवार से टकरा टकरा के भेजेंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी जल्दी टकरा के बाहर निकल जाएगा, मतलब U235 बाहर निकल जाएगा, और U238 क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं, 238 से 235 निकालते हैं, क्योंकि यही न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल जैसा काम करेगा। ये तो नेचुरल ऑकरिंग है, उतना काम का नहीं रहता है। तो फर्स्ट वाला आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो पूछा वो फर्स्ट में क्या पूछा है, किसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, तो इसी की क्या होगी, एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, मतलब लार्जर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये क्या है हमारा फर्स्ट वाला आंसर मिल गया हमें।
तो आप ऐसे लिख देंगे कि U235 की एवरेज स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, U238 का ज्यादा है। एक कंटेनर में इनके ऊपर क्या करेंगे हम, स्कीम करेंगे, तो U238 धीरे धीरे निकलेगा, U235 साए से निकल जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पर वेलोसिटी का रेशियो भी निकालना है, परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ दोनों की एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसकी, ऊपर में ले लेते हैं हम 349, ये किसका है, U235 की है, और वेलोसिटी सेकंड वाला उसका कितना है, 352, यही है। ओके, अब वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है मॉलिक्यूलर मास से प्रोपोर्शनल रहेगी। अब भी हमने देखा वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास जितनी रहेगी तो क्या हो जाएगा, सेम वैसी आएगा। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रहता है, तो ये 352 ऊपर आएगा, 352। अभी हमने डिराइव भी किया कैसे मॉलिक्यूलर मास हम यहां पे रख सकते हैं, और 349 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, 352 यहां, 349 यहां, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो कितना आएगा इसका रेशियो, 1.004। ये क्या आ गया, वेलोसिटी का रेशियो आ गया। अब देखते हैं हम परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड कितना है, यही चीज पूछा है, डिफरेंस इन स्पीड। परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड क्या होगा फॉर्मूला, डेल वी बाई वी इंटू 100, और एक प्रकार से क्या है, ये रेशियो ही है हमारा, तो डेल वी बाई वी की वैल्यू यही है 1.004 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.44% आ जाएगा। 0.44% का क्या होगा, फर्क होगा स्पीड में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला आंसर। इतने स्पीड में दोनों के में डिफरेंस होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको लग रहा है ये फॉर्मूला कहां से आया, तो फर्स्ट वाला यही वाला, मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल और उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब हम देखते हैं यहां से। अब ये कैसा होगा, एक प्रकार का ना ऐसे सिलेंडर टाइप का रहता है, ऐसे एक जगह और ऐसे एक जगह सिलेंडर का रहता है, और बीच में क्या रहेगा, कुछ पोरस सिलेंडर रहता है यहां पे ऐसे कर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों को भेजते हैं U235 और 238 को, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे स्ट्राइक होके निकलता है। तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन निकल जाएगा, U235 निकल जाएगा। मतलब हमें ज्यादा उस U235 ही चाहिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं इसमें कि क्या स्टेटमेंट यूज होती है, यहां देखते हैं। अब आपको और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, U235 इज द आइसोटोप नीडेड फॉर द न्यूक्लियर फिजन। मैंने आपको बोला U235 एज अ फ्यूल यूज होता है, U238 नहीं यूज होता। टू सेपरेट इट फ्रॉम मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ U238 ज्यादा मिलता है, तो इसी से हमें U235 बनाना पड़ता है। तो इससे सेपरेट करने के लिए द मिक्सचर इज सराउंडेड बाय ए पोरस सिलेंडर। इस मिक्सचर को क्या करते हैं, एक पोरस सिलेंडर वेसल में डालते हैं। वही कंसेप्ट जो अभी हमने फोटो में देखा, जो फास्ट होगी जिसकी एवरेज स्पीड, वो साए बाहर निकल जाएगा, इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा कहीं भी। ठीक है, द पोरस सिलेंडर मस्ट थिक एंड नैरो। जो पोरस सिलेंडर होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए और नैरो होना चाहिए, सो दैट दी मॉलिक्यूल वॉन्डर थ्रू दी इंडिविजुअली कोलाइड विद दी वॉल्स ऑफ दी लॉन्ग पोरस। और वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना चाहिए उसकी वॉल के साथ। द फास्टर मॉलिक्यूल, कौन होगा फास्टर मॉलिक्यूल, U235 ज्यादा फास्टर होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, विल लीक आउट मोर देन दी स्लोअर वन। फास्टर मॉलिक्यूल जल्दी लीक आउट होगा, उस सिलेंडर की वॉल से टकरा के साए से बाहर निकल जाएगा, तो हमें मिलने लग जाएगा वो। And so there is more of the lighter molecule enrichment outside the porous cylinder। और लाइटर मॉलिक्यूल कौन है, U235 ही है, तो वो ज्यादा बाहर निकलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, U235 हम जमा करने लग जाएंगे अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। दिस मेथड इज नॉट वेरी एफिशिएंट। ठीक है, एकदम ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता ये वाला मेथड, क्योंकि आपको देख के ही लग रहा है कि ऐसे टकरा के निकलेगा, तो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। हैज टू बी सेपरेटेड सेवरल टाइम्स फॉर सफिशिएंट एनरिचमेंट। बहुत बार इस प्रोसेस को, हैज टू बी रिपीटेड, बहुत बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है, तब हमें जाके एनरिचमेंट U235 मिलता है, मगर फिर भी प्रोसेस तो है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसी के साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट अब इसका हम अगला पार्ट पढ़ने लग जाएंगे काइनेटिक थ्योरी का। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।